शुभ आशीष बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विषय में भूगोल का अध्ययन करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन का पाठ 10 मृदा, भारत, मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमारा आज का प्रकरण है मृदा और भारत की वनस्पति। आज के पाठ में हम जानेंगे मृदा किसे कहते हैं, मृदा कितने प्रकार की होती है, मृदा का विस्तार कहां से कहां तक है, मृदा की विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, अर्थात प्राकृतिक वनस्पति क्या होती हैं और इनमें विविधता के क्या कारक हैं, इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पति के बारे में भी हम जानेंगे और वनों से जो लाभ हमें मिलता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बच्चों, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, यह चित्र मृदा का है, जिसे हम मिट्टी भी कहते हैं। मिट्टी कैसी होती है? कहीं ये कंकड़ से भरी होती है तो कहीं रेतीली होती है और कहीं चिकनी मिट्टी भी पाई जाती है। इसे हम अपने आसपास देखते हैं। साथ ही साथ बचपन में हमने मिट्टी के खिलौने बनाए भी होंगे और उनसे खेला भी होगा। मृदा को हम इंग्लिश में सॉइल भी कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पतली परत पाई जाती है महीन कणों की, जिसे हम मृदा या मिट्टी कहते हैं। इसमें महीन कणों के अतिरिक्त रेत, बजरी, कंकड़, पत्थर आदि भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मृदा में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम ह्यूमस या जीवांश कहते हैं। बच्चों, जिस मृदा में जितना ज्यादा ह्यूमस होता है, जीवांश होता है, वह उतनी ही उपजाऊ होती है। मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का अर्थ होता है मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को हम मृदा अपरदन कहते हैं, जिससे मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है। मृदा संरक्षण। मृदा अपरदन को रोकने के लिए और उसके उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए हमें मिट्टी को संरक्षित करना चाहिए। हम मिट्टी को संरक्षित कैसे कर सकते हैं? वृक्ष लगा के, पेड़ लगा के हम मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। आज के भाग में हम भारत में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदा को विस्तार से समझते हैं। भारत में पाई जाने वाली मुख्य मृदा है जलोढ़ मृदा, जिसे हम अंग्रेजी में अलुवियल सॉइल कहते हैं। काली मृदा, जिसे अंग्रेजी में हम ब्लैक सॉइल कहते हैं। लाल पीली मृदा, जिसे हम रेड येलो सॉइल कहते हैं। लैटराइट सॉइल, अंग्रेजी में भी हम इसे लैटराइट सॉइल कहते हैं। मरुस्थलीय मृदा, इसे हम डेजर्ट सॉइल कहते हैं। पर्वतीय मृदा को हम माउंटेन सॉइल कहते हैं। आइए इन विभिन्न प्रकार की मृदा को भारत के मानचित्र पर समझते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप देखिए, भारत के उत्तर में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। हरे रंग से, गाढ़े हरे रंग से चिन्हित पर्वतीय मृदा है, जिसे हम माउंटेनियस सॉइल भी कहते हैं। ठीक इसके नीचे जलोढ़ मृदा है, जिसे इंग्लिश में हम अलुवियल सॉइल कहते हैं। ये भारत के उत्तरी विशाल मैदान में पाई जाती है। भारत के पश्चिम में शुष्क मृदा, मरुस्थलीय मृदा है, डेजर्ट सॉइल है। और छोटा नागपुर पठार, पश्चिमी घाट, यहां काली मृदा पाई जाती है। लाल मृदा आप देख रहे हैं बच्चों, ये कहां पाई जाती है? ये
दक्षिण के पठारी भाग के कुछ हिस्सों में, कुछ भागों में पाई जाती है। लैटराइट सॉइल आप देख रहे हैं भारत के इस तरफ और उत्तर पूर्वी भागों में पाई जाती है। एक बार फिर से भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों को दोहरा लेते हैं। कौन कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मृदा, लैटराइट सॉइल, मरुस्थलीय या शुष्क मृदा और पर्वतीय या माउंटेनियस सॉइल भी पाई जाती है। इन मिट्टियों को, इन मृदा को हम विस्तार से जानते हैं। जलोढ़ मृदा, यह सबसे उपजाऊ मिट्टी है और नदियों के द्वारा लाए गए मलबे से यह निर्मित है। भारत का उत्तरी विशाल मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी अर्थात मलबे से यह बना हुआ है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में इसका जमाव है। मुख्य फसलें जो जलोढ़ मृदा में उगती हैं वे हैं गेहूं, चावल, गन्ना आदि। काली मृदा, ब्लैक सॉइल, यह मृदा भारत के ऐसे भूभाग में पाई जाती है जहां प्राचीन समय में लावा का जमाव हुआ था। लावा की चट्टानों के टूटने फूटने से ही इस मृदा का निर्माण हुआ है। इसे हम कपासी या रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का रंग काला होता है और इस मिट्टी में कपास की खेती की जाती है, अर्थात यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह काली मिट्टी है और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। लाल पीली मृदा, जिसे हम अंग्रेजी में रेड येलो सॉइल कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठारी भागों में पुरानी चट्टानों के टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है। इनका रंग लाल पीला होता है। गर्म और सूखे भागों में पाए जाने के कारण यह कम उपजाऊ होती हैं, लेकिन उर्वरकों, खाद एवं सिंचाई की मदद से इनमें अच्छी फसलें उगाई जा सकती हैं। कैसे अच्छी फसलें उगाई जा सकती हैं? सिंचाई का प्रयोग करके और खाद का प्रयोग करके। लैटराइट सॉइल, लैटराइट सॉइल गर्म और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, जिस कारण मिट्टी के पोषक तत्व रिस कर धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं और पोषक तत्वों के अभाव में यह मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। लैटराइट सॉइल का विस्तार कहाँ पे है? यह केरल के मालाबार, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर पठार और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में, चाय, कॉफी, काजू आदि की बागाती कृषि लैटराइट सॉइल में की जाती है। मरुस्थलीय या शुष्क मृदा, जिसे हम इंग्लिश में डेजर्ट सॉइल कहते हैं, यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह राजस्थान के पश्चिमी भाग और गुजरात के कुछ भागों में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा रेतीली होती है और नमकीन होती है। इसमें नमी की कमी होती है। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं बच्चों, यह रेतीली मिट्टी है और इसमें नमी बहुत कम होती है। इस मिट्टी को सिंचाई करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, अर्थात अगर हम सिंचाई का प्रयोग करते हैं तो यहाँ भी फसल उगाई जा सकती है। जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान में गेहूं का उत्पादन किया जाता है।
पर्वतीय मृदा, माउंटेनियस सॉइल। आप देख सकते हैं बच्चों, ये चित्र पर्वतों का है और यहाँ पे जो मृदा दिख रही है इसे हम पर्वतीय मृदा कहते हैं। यह पर्वतीय और पहाड़ी भागों में पाई जाती है। अगर हम पहाड़ों की ढालों पे देखें तो मृदा की पतली परत, मिट्टी की पतली परत होती है, और अगर घाटियों में देखें, पर्वतों की घाटियों में देखें तो मिट्टी की मोटाई बहुत अधिक होती है। इसी मृदा पर पर्वतीय वन भी पाए जाते हैं और कहीं कहीं सीढ़ीदार खेती भी की जाती है। वनस्पतियां। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदा को जानने के बाद हम वनस्पतियों के बारे में जानते हैं। आपने अपने आसपास पेड़, पौधे, घास, झाड़ियां आदि देखी होंगी। कुछ पेड़ बड़े होंगे जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़। कुछ पौधे छोटे होंगे जैसे गुलाब का, गेंदा का, बेला आदि के पौधे। कुछ पेड़ आपने ऐसे देखे होंगे जहां टहनियां कम पाई जाती हैं, पत्ते भी कम होते हैं, जैसे नारियल का। इसी प्रकार बच्चों, ये जो पेड़, पौधे, घास और झाड़ियां, जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, पेड़ हैं, झाड़ी है, घास है, जब ये समूह में और एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाते हैं तब हम इन्हें वनस्पति कहते हैं और अंग्रेजी में वेजिटेशन कहते हैं। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पेड़, पौधे, झाड़ियां, घास जब ये समूह में और एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाते हैं तो हम इन्हें वनस्पति या वेजिटेशन कहते हैं। अब हम जानेंगे प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। ये तो हमने जान लिया कि पेड़, पौधे, घास और झाड़ियों को वनस्पति कहते हैं, परंतु प्राकृतिक वनस्पति वो होती है जो मानव की सहायता के बिना उगती है। आपने देखा होगा पर्वतों पे, पहाड़ों पे कई जगह पेड़ पौधे अपने आप ही स्वतः उग जाते हैं, तो वे वनस्पतियां प्राकृतिक वनस्पति होती हैं जो मानव की सहायता के बिना उगती हैं। भारत में जलवायु, मिट्टी, तापमान और वर्षा के कारण बहुत विविधता है, जिसके कारण भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है। यहाँ जलवायु में भी विभिन्नता है, मिट्टी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, तापमान में भी विविधता है और वर्षा भी विविधता का एक कारक है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में अब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। भारत में मुख्यतः जो प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं वे हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, जिन्हें हम अंग्रेजी में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, जिन्हें हम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियां, जिन्हें अंग्रेजी में हम ट्रॉपिकल डेजर्ट श्रब्स कहते हैं। पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट। ज्वारीय या दलदली वन, जिन्हें हम टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। बच्चों, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। भारत में मुख्यतः 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियां, पर्वतीय वन और ज्वारीय या दलदली वन। भारत के मानचित्र के द्वारा हम इन वनस्पतियों के विस्तार को समझते हैं।
जैसा कि आप भारत का मानचित्र देख रहे हैं बच्चों, गाढ़े हरे रंग से चिन्हित है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। तो भारत के मानचित्र में आपको कहां पे गाढ़ा हरा रंग दिख रहा है? आप देख सकते हैं भारत के पश्चिमी तटीय भाग पे और भारत के उत्तर पूर्वीय भाग पे। भारत के पश्चिमी घाट और भारत के उत्तर पूर्वी भाग में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार है। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, भारत का ये भाग जो आप देख रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि आते हैं, इसमें उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। पीले रंग से चिन्हित जो है मानचित्र पर, यह पर्वतीय वन है, माउंटेनियस फॉरेस्ट है। और ज्वारीय या दलदलीय वन आप देख सकते हैं गुजरात के कुछ भागों में और यहाँ डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियां भारत के पश्चिमी राज्यों, मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दक्षिणी पठारी भागों के कुछ भागों में इनका विस्तार है। यह जो आखिरी में आप कॉलम देख रहे हैं बच्चों, जिसमें वृक्ष बने हुए हैं और मानचित्र पे जो आपको ये वृक्ष दिख रहे हैं हरे रंग के, ये सघन वन क्षेत्र को चिन्हित करते हैं। तो भारत के मानचित्र पर जहां पे आप पेड़ देख रहे हैं, हरे रंग के वृक्ष चिन्हित देख रहे हैं, ये भारत के सघन वन क्षेत्र को चिन्हित करते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, जिन्हें हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं अंग्रेजी में, यह वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अर्थात ये ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। देश के पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी राज्यों में इनका विस्तार है। ये वन बहुत घने होते हैं और ऊंचे होते हैं, जिस कारण सूर्य का प्रकाश नीचे जमीन तक नहीं पहुंच पाता और इन वनों के वृक्ष अपनी पत्तियां वर्ष भर अलग अलग समय पर गिराते हैं, जिस कारण यह वृक्ष हरे भरे नजर आते हैं और इन्हें सदाबहार वन या एवरग्रीन फॉरेस्ट भी हम कहते हैं। इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं महोगनी, एबोनी, रबड़, रोजवुड आदि। चित्र जो आप देख रहे हैं बच्चों, यह रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का चित्र है। आप देख सकते हैं जितने भी वृक्ष हैं ये बहुत ही घने हैं और बहुत सघन हैं। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, ये वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा सामान्यतः 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है और इनका विस्तार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ भागों में ये पाए जाते हैं। ये वन कम घने होते हैं, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन डेसिडियस फॉरेस्ट कम घने हैं और ये अपनी पत्तियां एक निश्चित समय पर, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में, अधिकांशतः ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म ऋतु में ये अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिस कारण इन्हें मॉनसूनी वन या मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं। इनके मुख्य वृक्ष हैं सागौन, साल, आबनूस, पीपल, नीम, चंदन, शीशम, शहतूत आदि। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियां, ये वन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, अर्थात जहां पर वर्षा 80 सेंटीमीटर से भी कम होती है, वहां पाए जाते हैं। इनका विस्तार राजस्थान, गुजरात, पंजाब,
हरियाणा तथा दक्षिण पठार के कुछ भागों में है। मरुस्थलीय वनस्पतियों में झाड़ियों की प्रधानता है, जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हैं बच्चों। मरुस्थलीय वनस्पति में झाड़ियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि पानी की कमी होने के कारण इनकी पत्तियां कटीली होती हैं और गूदेदार होती हैं। प्रमुख वनस्पतियां यहाँ की हैं कीकर, खेर, बबूल, खजूर, कैक्टस आदि। आप देख सकते हैं चित्र में मरुस्थलीय वनों की वनस्पति कैसी होती है? कटीली पत्तियां होती हैं, कटीली झाड़ियां यहां मुख्यतः पाई जाती हैं। प्रोजेक्ट कार्य। भारत के रिक्त मानचित्र पर, जैसे कि आप भारत का रिक्त मानचित्र देख रहे हैं, जलोढ़ मृदा और काली मृदा के विस्तार को अलग अलग रंगों से दर्शाइए। आप जलोढ़ मृदा को और काली मृदा के विस्तार को भारत के मानचित्र पर दर्शाएंगे और अलग अलग रंगों का प्रयोग करेंगे। भारत के रिक्त मानचित्र पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जिन्हें हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, और पतझड़ वन के क्षेत्रों पर छायांकित करेंगे। अर्थात आप भारत के मानचित्र पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और साथ साथ पतझड़ वन के क्षेत्रों को भी छायांकित करेंगे। बच्चों, आशा करती हूं आपको आज का पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और आप इस पाठ को एक बार अपनी पुस्तक से दोहरा भी लेंगे। साथ ही साथ जो अभ्यास कार्य और प्रोजेक्ट कार्य मैंने आपको दिया है, इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में भी करेंगे। अगले भाग में हम एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। आप लोग खूब आगे बढ़िए और रोज जीवन में कुछ नया सीखिए। धन्यवाद।